हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। आज हम लोग अपने भारतीय इतिहास के सामान्य परिचय को जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय इतिहास के वो कौन से पहलू हैं, वो कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनते हैं। प्राचीन काल के से लेकर आधुनिक इतिहास के अंदर आने वाले वो सारे टॉपिक्स, वो सारे के सारे पहलू जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, आज एक संरचना के माध्यम से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर लगेगा हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। और ये रहने वाले कहाँ के थे, तो ये रहने वाले थे यूनान के। कहाँ के? ग्रीस। आज जो वर्तमान में इसका नाम है ग्रीस, ठीक है, यूनान के रहने वाले थे। हेरोडोटस की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो इतिहास से संबंधित है, वो है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका एक पुस्तक है जो हेरोडोटस की एक पुस्तक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछी जाती है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक पहली बार, फर्स्ट टाइम किसने कहा था? पहली बार इतिहास का जनक किसने कहा था? तो ये कहा गया था सिसरो के द्वारा। सिसरो एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा पहली बार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा गया था। यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं। आगे मैं बात करूँ आपसे अपने भारतीय इतिहास की उन तीनों ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जो प्राचीन काल से संबंधित है, प्राचीन काल की, मध्यकालीन की और आधुनिक इतिहास की। तो हमारा भारतीय इतिहास आप सभी को पता होगा कि 3 भागों में हम लोग इस इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास को हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं। तो वो पहला कौन सा इतिहास है? पहला है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास जिसे एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। तो वो पहला इतिहास हमारा है प्राचीन इतिहास। इस प्राचीन इतिहास के अंदर वो कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं, इनको जानेंगे, जो हमारे एग्जाम में पढ़ेंगे, हम लोग अपने एग्जाम के लिए मतलब पढ़ेंगे। और नंबर 2 हमारा है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, ये जो मध्यकालीन इतिहास है इसको हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री कहते हैं। मिडिएवल हिस्ट्री कहते हैं। और इस मिडिएवल हिस्ट्री के अंदर क्या क्या वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, उनको आप इस क्लास के अंदर हम लोग संरचना के माध्यम से समझेंगे, स्ट्रक्चर इसका जानेंगे। एक नंबर नेक्स्ट है हमारा, वो है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, ठीक है। ये हमारे 3 इतिहास के एक पार्ट हैं, डिवाइड है, भाग में बांटा गया है अपने भारतीय इतिहास को बड़े इतिहासकारों के द्वारा। तो ये 3 इतिहास है। मॉडर्न हिस्ट्री इसको हम लोग कहेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इतिहास जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। अब इनके अंदर वो कौन कौन से पहलू हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है। अपनी आने वाली क्लासेस में आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा अपने चैनल के माध्यम से, तो वो इनके अंदर के जो सारे टॉपिक्स हैं उनकी एक एक करके क्लासेस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि प्राचीन इतिहास के अंदर जो पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे वो 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। नंबर 1 जो है वो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल? जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज। थोड़ा समझने की कोशिश करें, इतिहास को आप लोग अच्छे से समझ लोगे। और आज की क्लास से संबंधित भी कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक एज एक ऐसा इतिहास जिसमें मानव का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। उस इतिहास को हम लोग कौन से इतिहास के अंदर रखेंगे? तो वो है प्री हिस्टोरिक एज। इतिहास हमारी एक घटनाओं का अध्ययन जो होता है, या जो बीत चुकी घटनाएं थी उस घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। तो उसमें हम लोग वो ऐसा इतिहास देखते हैं जिसमें मानव का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, सिर्फ एविडेंस, सिर्फ
साक्ष्यों के आधार पर हमने उस इतिहास को जाना है, उसकी आयु का पता लगाया है। अन्यथा वहाँ के मानव उतने विकसित नहीं थे कि वो अपनी कोई लिपि बना सके, ठीक है, जो आज हमें प्राप्त हो सके। तो ऐसा इतिहास जिसमें मानव का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, वो इतिहास हमारा प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, प्री हिस्टोरिक एज कहलाता है। अब प्री हिस्टोरिक एज के अंदर ही हम लोग जो पढ़ते हैं वो 3 पार्ट्स इसके पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, इसके अंदर हम लोग जो पढ़ते हैं तो इसके 3 भाग पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट कौन सा है, वो है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो इसी के अंदर आता है, वो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। नंबर थर्ड की अगर बात आती है तो वो कौन सा है, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। तो ये 3 जो हम लोग एक इतिहास के घटनाएं देख रहे हैं, काल होते एक प्रकार की घटनाएं, एक प्रकार का समय, ठीक है। तो यहां पर पूरा पाषाण काल, तो इन तीनों से मिलकर बनता है, इन तीनों से जो मिलकर बनता है वो बनता है पाषाण काल। पाषाण काल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोन एज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोन एज। तो ये जो पाषाण काल है हमारा, तो ये इसके 3 भाग होते हैं। और पाषाण काल किस इतिहास के अंदर आता है, प्रागैतिहासिक काल के अंदर आता है। पूरा पाषाण के भी 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो निम्न पूरा पाषाण, फिर मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण, ठीक है। इन सारी परिघटनाओं के बारे में हम लोग अपनी क्लास में आगे पढ़ाएंगे ही। आज सिर्फ एक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं इतिहास का, कि हम लोग कौन कौन से इतिहास के बारे में, या इनके पहलू, इनकी घटनाएं कौन कौन सी है, जिनके बारे में हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो पाषाण काल, स्टोन एज जो है हमारा, वो एक प्रागैतिहासिक काल के अंदर आने वाला पार्ट है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी लिपि नहीं थी, और ऐसे इतिहास को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन ये है कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या लगेगा कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल, इंडियन प्री हिस्टोरिक एज के फादर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर लगेगा रॉबर्ट ब्रूसफुट को इंडियन प्री हिस्टोरिकल एरा का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। वो हमने ध्यान रखना है, जिसके अंदर पहली बार रॉबर्ट ब्रूसफुटे ने तमिलनाडु के अंदर पहला पाषाणकालीन औजार खोजा था, तो वो थे व्यक्ति रॉबर्ट ब्रूसफुटे। इसीलिए रॉबर्ट ब्रूसफुटे को प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो दूसरा भाग है इस प्राचीन इतिहास का, वो कौन सा है? दूसरा भाग कौन सा है इस प्राचीन इतिहास का? तो वो है सेकंड पार्ट, आदि इतिहास। अब जो आदि इतिहास है या आदि ऐतिहासिक काल है, इसे हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज, ठीक है। अब ये जो प्रोटो हिस्टोरिक एज है, एक ऐसा इतिहास जिसमें मानव के लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, है ना, लेकिन वो पढ़े नहीं गए। एक ऐसा इतिहास जो भाव चित्रात्मक लिपि को दर्शाता है, एक ऐसा इतिहास जिसमें मानव पढ़े को समझ थी, लिखने पढ़ने की समझ थी, लेकिन उनकी लिपि, उनकी भाषा को आज का वर्तमान युग का जो व्यक्ति है, मानव है, वो पढ़ नहीं सकता। ऐसे इतिहास को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। यहां तक समझ रहे? अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, कौन सा इतिहास इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे? तो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली जो हम लोग पढ़ेंगे, वो किस इतिहास के अंदर पढ़ेंगे? वो है आदि इतिहास का भाग। समझ रहे हैं मेरी बात को?
तो आदि इतिहास के जो अंदर हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं, इसकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है। क्वेश्चन बाहरों बाहर से पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता कौन से इतिहास की सभ्यता है, तो आदि इतिहास या प्रोटो हिस्टोरिकल एज की एक सभ्यता है या फिर कल्चर है। यहां तक समझ रहे। इसके बारे में भी हम लोग अपनी क्लासेस में आगे आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद इससे थोड़े अगले युग में ही आदि ऐतिहासिक काल के बाद में जो एक पार्ट पढ़ा जाएगा, जो हम लोग देखेंगे, जो भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम लोग कहते हैं वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, वैदिक सभ्यता, ये जो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब जो वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, इस वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में पढ़ेंगे। ये जो वैदिक कल्चर है हमारे भारत का, प्राचीन काल का, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको दो भागों में पढ़ेंगे। एक तो ऋग्वैदिक काल और नंबर सेकंड उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो ये दो भाग है हमारे, एक तो ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। सबसे पहला जो था वो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक जो था वो ऋग्वैदिक काल, और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो काल था वो था उत्तर वैदिक काल। ये वाला इतिहास है, इनके बारे में भी अपनी क्लासेस में आगे पढ़ाएंगे। तो लेकिन ये क्वेश्चन बाहरों बाहर से पूछ लिया जाता है कि वैदिक सभ्यता के दो भाग कौन से, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, और इनके टाइम पीरियड पूछ लिए जाते हैं, वो भी हमने बताया। ठीक है, डिटेल में डिस्कस इनके टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे ही। आगे की मैं बात करूं, एक तीसरा भाग जो प्राचीन इतिहास का है वो कौन सा है, तीसरा इतिहास मतलब प्राचीन इतिहास का वो तीसरा भाग कौन सा है, जो हमारे एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन हमें इतिहास की बहुत सारी जानकारी भी देता है। वो इतिहास है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, अब ये जो ऐतिहासिक काल है इसे हम लोग हिस्टोरिकल एज कहते हैं या हिस्टोरिक एरा कहते हैं, हिस्टोरिक एज के नाम से इसको जाना जाता है। और यही वो ऐतिहासिक काल है, यही वो ऐतिहासिक काल है जिसमें मानव के लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, और आज वर्तमान में हमें वो प्राप्त भी हैं या फिर हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं, उन एविडेंस को जो इस इतिहास के काल के साक्ष्य थे। तो प्राचीन इतिहास के हम लोग पहला भाग देखा, प्रागैतिहासिक काल, जिसमें मानव का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। आदि इतिहास, जिसमें मानव पढ़ा लिखा हो चुका था लेकिन उनकी लिपि को आज का युग का मानव जो है वो नहीं पढ़ पाया। ऐतिहासिक काल एक ऐसा इतिहास जिसमें मानव के लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और मानव वहाँ का उस समय एक विकसित भी था, पढ़ा लिखा भी था, उनकी लिपि भी थी, उनके द्वारा चलाए गए सिक्के भी थे जिनके ऊपर हमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी घटनाएं हमारी जो है ऐतिहासिक काल के अंदर आएगी। अब आप कहोगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे या कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी इसके अंदर। तो आपने कभी सुना है जैनिज्म या जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो है हम जो पढ़ेंगे वो इसी के अंदर पढ़ेंगे। आज जैन धर्म का इतिहास भी, उनका साहित्य भी, और बौद्ध धर्म का साहित्य इतिहास भी हम लोग अब मार्केट से किताबें लेकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो उसके अंदर लिखा हुआ है। नंबर नेक्स्ट है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपदा काल या महाजनपद। महाजनपद जो है वो भी इसी के अंदर पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल के अंदर। इसके बाद महाजनपद के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य इसी के अंदर पढ़ेंगे। अब मगध साम्राज्य के अंदर ही हम लोग वंश पढ़ेंगे, जो इनके वंश हैं या इनके साम्राज्य हैं, जो मगध पर शासन जिन वंश ने किया है, जिन डायनेस्टी ने शासन किया है मगध पर, उन वंश को पढ़ेंगे। जैसे कि आपने कभी सुना होगा हर्यक वंश के बारे में, आपने सुना होगा शिशुनाग वंश के बारे में, ठीक है, शिशुनाग वंश के बारे में आपने सुना होगा, नंद वंश के बारे में आपने कभी सुना हो, मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में। तो ये सारे के सारी जो घटनाएं हैं, ये जो वंश है, डायनेस्टी है, ये सारी की सारी मगध साम्राज्य पर शासन किया इन्होंने। उसके बाद मौर्य वंश के बाद जैसे पुष्यमित्र सुंग वंश आता है, सुंग वंश, ठीक है। गुप्त वंश बहुत एक महत्वपूर्ण वंश है हमारे भारतीय इतिहास का, जिसके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर आपने सुना होगा वर्धन वंश, वर्धन वंश
पुष्यभूति जिसे हम लोग कहते हैं, या अन्य प्राचीन राजवंश जो हैं वो हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं ऐतिहासिक काल, जिनका मानव का जिन इतिहास का हमें लिखित प्रूफ मिलता है वो वाला इतिहास यहाँ पर है। तो प्राचीन इतिहास के अंदर जो चीज़ हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वो हमारी ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। आप किसी भी प्रकार का पेपर एग्जाम दोगे तो वो उसके अंदर, चाहे आप लोग अन्य बड़े एग्जाम की मैं बात करूं, छोटे एग्जाम, वनडे एग्जाम की बात करूं, तो उन सब के अंदर ये सारी चीज़ें आने वाली हैं इतिहास से, अगर यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो। नेक्स्ट ये चीज़ें हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। फिर मैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मध्यकालीन इतिहास का वो कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से पहलू हैं जिनको हमें पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। और यहाँ से कई सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो वो देखें हम लोग मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री। तो हमारा जो इतिहास ये स्टार्ट होता है वो ये कहा जाता है कि जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुए या भारत पर अरबी या तुर्की या फारसी आक्रमण हुए, तो ये इतिहास वहाँ से प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ, इस्लाम धर्म का उदय, तो ये जो इस्लाम धर्म का उदय हुआ हजरत मोहम्मद साहब जी के द्वारा ये इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी। इस्लाम धर्म दो भागों में बटा, शिया और सुन्नी में। उसके बाद कुछ अरबी लोग जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, फिर तुर्की लोग या कुछ फारसी लोग जो भारत में आए और भारत की परंपरा को, भारतीय प्राचीन परंपरा को परिवर्तित किया, चेंज किया, ठीक है। वहां से इस इतिहास की शुरुआत मानी जाती है, तो वो है मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। तो इस्लाम धर्म का उदय हुआ, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे सारी चीजें आगे अपनी क्लासेस के माध्यम से। उसके बाद नंबर नेक्स्ट में बात करूं, भारत पर अरबों का आक्रमण, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है मध्यकालीन इतिहास का कि भारत पर अरबों का आक्रमण जो हुआ था वो होने शुरू हो गए थे काफी टाइम से, ठीक है। लेकिन एक सफल आक्रमण के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बेसिक सा, कि भारत पर पहला अरबी सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में किया गया था। ये चीजें आपने पढ़ी है और यहाँ पर हम लोग डिटेल वाइज अपनी क्लासेस के माध्यम से आपको ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। भारत पर अरबों का आक्रमण ये हुआ था। उसके बाद नंबर 3 पे जो हम लोग चीज पढ़ेंगे, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तो कब से भारत में तुर्कों का आक्रमण प्रारंभ हुआ? जैसे 1000 ईस्वी में भारत पर पहला तुर्की आक्रमण या फिर प्रयास जो किया गया भारत पर आक्रमण का, तो वो महमूद गजनबी ने किया। महमूद गजनबी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए और पहला तुर्की अटैक, आक्रमण, इन्वेजन इंडिया पर जो हुआ था वो भी महमूद गजनबी के द्वारा किया गया था। नंबर नेक्स्ट हम बात करें मोहम्मद गोरी या महमूद गजनबी के बारे में हम लोग जो घटनाएं पढ़ेंगे वो यहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद महमूद गजनबी के बाद जो चीजें हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सी होगी? वो ये रहेगी हमारी मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी जो हैं भारत पर आक्रमण करते हैं और अपनी सत्ता को स्थापित करने में सफल होते हैं और इस्लाम धर्म का जो उदय इंडिया में हुआ सही मायने में, या फिर भारत पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई, वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा थी। वो था पहला प्रयास मोहम्मद गोरी के द्वारा, क्योंकि महमूद गजनबी सिर्फ लूटपाट के लिए भारत में आया था और मोहम्मद गोरी जो था वो यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के एक महत्व से इंडिया के अंदर आया था, ठीक है जी। यहाँ पर मोहम्मद गोरी है। मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कब किया गया था? मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध कौन से थे? जैसे पाटन तराइन का पहला सेकंड युद्ध, उसके बाद चंदावर का युद्ध, इत्यादि सभी युद्धों के बारे में और उनकी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हम लोग आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। मोहम्मद गोरी के बाद, इसके बाद यहाँ पर दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई
दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई और इस दिल्ली सल्तनत का जो अंदर कुछ वंश आएंगे जिन वंश के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बार बार आते रहते हैं, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। सबसे पहला वंश था गुलाम, सबसे छोटा वंश था खिलजी, सबसे बड़ा वंश था तुगलक वंश, सबसे जो बाद का जो वंश था वो था लोदी वंश। और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत पर जो सत्ता स्थापित करी थी वो बाबर ने करी थी। और बाबर ने किस वंश की स्थापना करी थी? तो वो था मुगल साम्राज्य या मुगल वंश। साम्राज्य हम लोग कहते हैं, बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया जिसमें उनके आगे के जो संतानें हैं, वंशज हैं, उन्होंने शासन इंडिया पर किया। ठीक है, तो यहां पर दिल्ली सल्तनत है जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1526 तक माना जाता है। और 1526 से लेकर 1857 की क्रांति में, जिस समय अंतिम मुगल सम्राट को कैद कर लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और रंगून की जेल में भेज दिया गया था, तो वहां से मुगलों का पूरा पतन कर दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और अंतिम मुगल जो शासक थे वो आप सभी को पता होगा, तो वो थे बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य की मैं बात करूं, उसके बाद इसी मध्यकालीन इतिहास में जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन इंडिया में जो चला था उसके अंदर कई सारे एक हमारे भारत के बहुत अच्छे जो संस्कृति है भारत की वो देखने को मिलती है भक्ति आंदोलन के अंदर। इसके कुछ भक्ति मोमेंट से संबंधित जो कुछ लेखक हैं, है ना, और उन लेखकों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनके साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वो बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो भी भक्ति आंदोलन के रहते हैं। ठीक है, और मध्यकालीन कुछ एक हिंदू राजवंश हुए हैं, तो उन हिंदू राजवंश के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इस मध्यकालीन इतिहास के अंदर। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं अपना। इस्लाम धर्म का उदय, भारत पर अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, महमूद गजनबी के बारे में, मोहम्मद गोरी के बारे में, दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश या 5 वंश, फिर मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब इत्यादि। ये सारे के सारे व्यक्ति जो जिनके बारे में इतिहास में एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भक्ति आंदोलन है हमारा और हिंदू राजवंश मध्यकालीन इतिहास का। तो ये था हमारा मध्यकालीन इतिहास का वो परिचय, वो पहलू जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा अपना एक योगदान देते हैं। आगे की मैं बात करूं यहाँ पर आधुनिक इतिहास की मैं बात करूं आपसे, तो आधुनिक इतिहास के अंदर वो कौन सी चीज़ें अभी हमने पढ़नी है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये कहा जाता है कि आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से प्रारंभ हुई? जिस समय कोई यूरोपियन कंपनी इंडिया में आई, उस यूरोपियन कंपनी ने या यूरोपियन लोगों ने, यूरोपियन कॉलोनी वासियों ने इंडिया में आकर मॉडर्नाइजेशन किया है इस भारत का, या फिर आधुनिकीकरण किया गया है, उनका कहना था ऐसा, तो इसीलिए इसको कहा जाता है आधुनिक इतिहास। ठीक है, आधुनिक इतिहास के अंदर हमें मिक्सर देखने को मिलता है, एक तो मुस्लिम का भी और एक भारत की प्राचीन संस्कृति का भी, और इसके अलावा आधुनिक इतिहास का भी। जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर जो टॉपिक रहेगा सबसे पहला वो था भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन। अब यूरोपीय कंपनी कौन कौन सी थी जो इंडिया में आई, प्रवेश किया और इंडिया में आकर बहुत सारी चीजों में बदलाव किया और भारत के अंदर कुछ नई चीजों का विकास भी किया, जैसे कुछ नई खेती का विकास करना, नई टेक्नोलॉजी का विकास करना, वो सारी चीजें जो हैं। नंबर फर्स्ट जो मैं देखूं यहाँ पर, पहली यूरोपियन कंपनी जैसे इंडिया में आई वो पुर्तगाली थी। पुर्तगाली जो थे वास्को डी गामा, पुर्तगाल की तरफ से वास्को डी गामा इंडिया में आए और वो सी रूट से आए थे, पानी के रास्ते से आए थे, अटलांटिक महासागर से होते हुए हिंद महासागर, और हिंद महासागर से उन्होंने प्रवेश किया इंडिया के मालाबार तट के केरल राज्य में, और वहाँ के जो राजा थे जमोरिन, जिन्होंने उसका स्वागत किया और भारत से मसालों की खेती करने की इजाज़त दी थी। किसको?
पुर्तगाल के वास्को डी गामा को। इसीलिए वास्को डी गामा को ये कहा जाता है कि इन्होंने भारत के सी रूट की खोज की थी या फिर समुद्री मार्ग की खोज की थी, क्योंकि स्थलीय मार्ग से तो भारत को लगभग क्या पूरी दुनिया जानती थी उस टाइम पर। प्राचीन काल से भारत प्रसिद्ध रहा है, ठीक है, और ये कनेक्टेड था पूरा का पूरा स्थलीय मार्ग से, ठीक है। लेकिन जलीय मार्ग से इसकी जो खोज की गई थी, भारत की खोज जो हुई है वो वास्को डी गामा ने की थी। तो पहली यूरोपियन कंपनी जो थी हमारी कौन थी, वो थी पुर्तगाल। तो पुर्तगाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके गवर्नर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंडिया में अंग्रेजी कंपनी आई, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो अंग्रेजी कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डेनिश के बारे में, ठीक है, डेनिश कंपनी के बारे में। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ये सारी जो कंपनियां थी ये भारत में आई और भारत में आकर इन्होंने व्यापार किया और भारत के अंदर कुछ चीजें परिवर्तन किया। और इनकी परिघटनाएं क्या थी, इनके इतिहास की घटनाएं क्या थी, जिनके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमें इतिहास के पहलुओं के बारे में भी जानने को बहुत सारा कुछ मिलता है जब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। अब उसके बाद ये कंपनी तो है ही, लेकिन अंग्रेजों ने इंडिया पे ज्यादा प्रभाव डाला, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है कि जो बंगाल में मुगलों का शासन था या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली शासन हुआ करता था, तो बंगाल में अंग्रेजी स्थापत्य या फिर अंग्रेजी शासन का शुरू होना। अब अंग्रेजी शासन का शुरू होना कैसे है भाई, अली वर्दी खान रहे हैं, मीर जाफर रहे हैं, मीर कासिम रहे हैं इत्यादि, वो जो बंगाल के शासक रहे हैं, उनके बीच में इन्होंने इंटरफेयर किया और प्लासी का युद्ध एक बड़ा विश्व प्रसिद्ध युद्ध है वो हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, वांडीवास का युद्ध हुआ इत्यादि कई युद्ध हुए, जिसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना स्थापत्य स्थापित कर दिया था, अपना प्रभाव डाल दिया था, ठीक है। तो बंगाल में अंग्रेजी शासन चला, फिर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर बने इत्यादि, फिर बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए विलियम वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, और वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाए गए, ठीक है। तो ये यहां से इनकी सत्ता स्थापित हुई, फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी सत्ता को मुंबई प्रांत या दक्षिण प्रांत के अंदर स्थापित किया, उत्तर भारत के अंदर स्थापित कर दिया था, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें तो हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा आधुनिक इतिहास की घटनाएं, जैसे कुछ कृषि आंदोलन पढ़ेंगे जो भी हम लोग आधुनिक इतिहास के हैं। यहाँ पर जनजातीय आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन भी पढ़ेंगे, ट्राइब्स जिसे मोमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, जनजातीय आंदोलन, गांधी जी के आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे, गांधी जी के आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे। इसी के अंदर जो आधुनिक इतिहास है इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन भी हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे। ये सारी चीजें जो हैं वो आधुनिक इतिहास की हैं। और इसी के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन में 1857 की क्रांति सबसे पहली थी। फिर इसी प्रकार से एक मूवमेंट चलाया गया आधुनिक इतिहास में स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए भारतीय लोगों के द्वारा, वो था 1885 का इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी जो समिट्स कहाँ पर कौन कौन सी हुई है वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और स्वतंत्रता के बाद तक जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू तक के इतिहास की घटनाओं को, या फिर भारत में जो इंडो पाक युद्ध हुआ या इंडो चाइना वार हुआ, उन सारी परिघटनाओं को, उन काल को भी हम लोग इतिहास के अंदर अपनी क्लासेस के माध्यम से आपको समझाएंगे, पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये था एक आज का एक सामान्य भारतीय इतिहास का परिचय, और आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, चैनल्स पे सारी क्लासेस आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है, हमें सपोर्ट करें। एंड थैंक यू सो मच।